सुबह उठ के जो हम ईश्वर से प्रे करते हैं वो सबसे ज्यादा ईश्वर तक जाती है। और हर वो समय जब आप मौन होते हैं और जब प्रकृति शांत होती है, वो हर समय वो है जब आप ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स। तो हर मर्क्यूरी की ग्रह का पोजीशन, प्रभाव अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता हर प्लेनेट शादी करवाता है, है। हर प्लेनेट शादी तोड़वा सकता है, हर प्लेनेट आपका घर बनाता है, हर प्लेनेट घर तोड़वा सकता है। कि क्या एस्ट्रोलॉजी साइंस से रिलेटेबल है या वो एक अंधविश्वास है और साइंस से बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है? तो आपका मेडिकल साइंस डाटा पे चल रहा है और उसको आप साइंस मान सकते हो, तो ये साइंस क्यों नहीं है? ऐसा कहा जाता है कि जिनके शनि ग्रह पड़ा होता है उनको शनि देव को बड़ा पूजना चाहिए। यानी आपकी वो जिम्मेदारियां हैं जो पिछले जन्म में आप कहीं ना कहीं चूक गए, शायद निभाने में। हेलो एवरीवन, सिद्धि दिस साइड फ्रॉम टीवीटी और आज हमारे साथ है आचार्य राजीव ओझा जी। हेलो आचार्य जी। जय श्री महाकाल। मैं आचार्य राजीव ओझा और मैं ज्योतिष के क्षेत्र में पिछले बहुत सालों से खुद भी शिक्षार्थी हूँ और मैं शिक्षा दे भी रहा हूँ। मैं कंसल्टेशंस भी लेता हूँ और ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो हो, वास्तु हो, केपी हो, इन सब की क्लासेस भी मैं लेता हूँ। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और आप कैसे एक एस्ट्रोलॉजर बनने तक पहुंचे? क्या था आपका सफर? मेरा सफर एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2008 से जब मैंने सीखना और पढ़ना शुरू किया, जब आजकल की तरह ऑनलाइन पढ़ाइयाँ नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल। मैंने हस्तरेखा सीखने से मेरे गुरु से शुरुआत की थी और उसके बाद फिर मैं वैदिक, केपी, नाड़ी, फिर बाकी सारी विद्याएं पढ़ते गया आगे। 2019 में मैंने पहली बार प्रोफेशनली कोई चार्ट देखा था, लेकिन एक्चुअल जो जर्नी शुरू हुई वो 2022 के बाद। उसके बाद मैंने कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ पर्सनली काम किया और फिर मैंने अभी पिछले 1.5 साल से मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। मेरा अपना ब्रांड है, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारी क्लासेस मेरी डेली चलती हैं और क्लाइंट्स में उनके कंसल्टेशंस वगैरह, वास्तु विजिट, ये सब चीजें जो नॉर्मल एक ज्योतिषी या ज्योतिषाचार्य अपने जीवन में करता है वो तो करते ही हैं। उसके अलावा अध्यात्म का ज्ञान मैं सुबह सुबह 4:30 बजे, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ध्यान की क्लास लेता हूँ मैं डेली 4:30 इन दी मॉर्निंग। और 4:30 बजे? हाँ, मेरा रूटीन है 3:30 उठना डेली। अच्छा। फिक्स है। और 6 बजे मेरी पहली क्लास होती है जो मैं 1-on-1 लेता हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए। फिर वो रूटीन रात को 11 बजे तक ज्योतिष में ही चलता है। मेरा जीवन, मेरी श्वास, मेरी हर एक क्षण ज्योतिष हो चुका है, पूरा ज्योतिष हो चुका है। और मुझे ज्योतिष में मैं ये चाहता हूँ कुछ नया रिसर्च, कुछ उसमें नया अपना एड ऑन ऐसा हम दे सकें कि जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया उसको और हम किस तरह से निखार सकते हैं, जिससे हमारे गुरुओं का नाम भी बढ़े, हमारे ऋषियों का नाम भी बढ़े, हमारे शास्त्रों का नाम भी बढ़े और इस विद्या पे लोगों का विश्वास किस तरह से स्ट्रांग हो, है ना। तो वो मेरा एक सपना है कि भविष्य में मैं किस तरह से इसको एक आध्यात्मिक शिक्षा के लिए कनेक्ट कर सकता हूँ या एक बड़ी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इसके लिए क्रिएट कर सकता हूँ। मेरा एम वो है इसके लिए। जैसे कि आपने बताया आप 4:30-3 बजे उठते हैं सुबह के, क्या आपका ये भी मानना है कि सुबह उठ के जो हम ईश्वर से प्रे करते हैं वो सबसे ज्यादा ईश्वर तक जाती है और हमसे हमारा जो मन है उससे साफ होता है? देखिए, पहली बात तो ये है, आपके व्यूअर्स को भी जान लेना चाहिए कि हर वो समय जब आप मौन होते हैं और जब प्रकृति शांत होती है, बिल्कुल, वो हर समय वो है जब आप ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स। लेकिन आप उस लेवल पे होने चाहिए, आपकी धारणा वैसी होनी चाहिए। अब सुबह का समय क्यों हमने इतना शुभ माना है कि उस समय प्रकृति एकदम शांत होती है, उस समय कोई हल्ला नहीं होता, कोई चिलपौ नहीं होती, कोई घर में हल्ले नहीं कर रहा होता, कोई टीवी मोबाइल नहीं बज रहे होते। मैं सुबह जब 3:30 उठता हूँ, उठ के मैं आराम से जो है मेरा नहा धो के तैयार होता हूँ, आराम से मेरा पूरा रूटीन 4:15 तक कंप्लीट हो जाता है। कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। फिर आराम से 4:15 से लेके और 4:30 बजे क्लास शुरू करते हैं 5:30 बजे तक। उस 1 घंटे, सवा घंटे में जो कर रहे हैं मेरे साथ उनको भी और मुझे भी, हमारी वो एनर्जी रिचार्ज होती है जो पूरे दिन, और इसीलिए मैं रात को 11 बजे तक कंटिन्यू काम कर पाता हूँ, क्योंकि फिर 3:30 उठना, यानी आपकी जो स्लीप साइकिल है वो रिड्यूस होती चली जाती है। ध्यान की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जितना आप ध्यान के भीतर उतरते जाएंगे आपकी स्लीप रिड्यूस होती चली जाती है। अच्छा। आप 2 घंटे भी सोएंगे तो आपको लगेगा आप बहुत सो लिए। हालांकि
ये सारी विधियां वो भी हैं कि जो लॉन्गर टर्म में शायद आपके शरीर को नुकसान करती हैं। हाँ, क्यों? बिल्कुल। क्योंकि शरीर का अपना एक बायोलॉजिकल एक क्लॉक है, स्लीप साइकिल वो फॉलो करते हैं। डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। हालांकि अंदर से आपको नहीं फील होता कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन शरीर की बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होती है। तो आप इस विधि में, ध्यान में पूर्ण रूप से तभी आपको इन्वॉल्व होना चाहिए जब आप उसके लिए तैयार हैं। जी। क्योंकि ध्यान हर मनुष्य के लिए नहीं है। अगर ये हर एक के लिए होता तो सभी बुद्ध बन गए होते, सभी महावीर बन गए होते। तो करना सबको चाहिए, लेकिन एक सिस्टम में कि आप सुबह उतना जल्दी नहीं उठ सकते, 6 बजे कर लीजिए, 6:30 बजे कर लीजिए, पर ये नहीं कि दिन में 10 बजे भरी दोपहर में आप कहें मैं ध्यान करूंगा, अब मैं 9 बजे उठाऊं। ये सब फालतू की चीजें हैं, ये दिखावे वाली चीजें, इनमें कोई आनी जानी नहीं। आजकल सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं एस्ट्रोलॉजी और साइंस में कि क्या एस्ट्रोलॉजी साइंस से रिलेटेबल है या वो एक अंधविश्वास है और साइंस से बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है। तो इस पे आपका क्या कहना है? बहुत ही सुंदर सवाल है। और एस्ट्रोलॉजी, इसे साइंटिफिकली अभी तक मान्यता नहीं दी गई, नहीं। हालांकि साइंटिस्ट भी इसे मानते हैं। मेरे, और ये मैं भगवान की कृपा कहूंगा कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो यूएस के अंदर एआई में रिसर्च कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़े बड़े जो स्पेस रिसर्च जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर काम कर रहे हैं, बड़े पदों पे हैं, बड़ी सेवाओं में हैं, पढ़े लिखे हायर लेवल के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, एंड दे बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। व्हाई? बिकॉज यू आर टेलिंग देम एवरीथिंग इन अ साइंटिफिक वे। आप उन्हें पूरा डिस्क्राइब कर रहे हो। अब एस्ट्रोलॉजी साइंस है या नहीं, मुझे एक चीज बताइए कि हम धरती को मानते हैं। हाँ। हम धरती की डिग्रीज को मानते हैं कि ये अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी में ऊपर की तरफ हम एरीज को मानते हैं, और ये साइंस भी मानती है, भाई एरीज यहाँ है, टॉरस यहाँ है, सेजिटेरियस यहाँ है, ये कॉम्बिनेशंस मानती है साइंस भी। तो हम क्यों नहीं मानेंगे? दूसरा, जब एस्ट्रोलॉजी में ही हम और डीप जाते हैं तो जो सबसे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजिकल ब्रांच है जो कृष्णमूर्ति साहब ने बनाई, केपी, जो मुझे बहुत ही पसंद है वो ब्रांच, और मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ लोगों को वो। उसके अंदर स्टेलर पद्धति हम यूज करते हैं, उसके अंदर प्लेसिडस सिस्टम होते हैं, जिसके अंदर हम एग्जैक्ट जो पोजीशंस है प्लैनेट्स की, मून की, सन की, एवरीथिंग, हम उसको एग्जैक्टली उठाते हैं, एंड व्हाट दैट कॉम्बिनेशन इज इम्पैक्टिंग ऑन यू बाय योर चार्ट, वो हम आपको बताते हैं। अब इसको साइंटिफिकली प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि पिछले हजारों सालों का डाटा है, जब आपके डाटा सेंटर्स डाटा पे चल रहे हैं, आपकी एआई डाटा पे चल रही है, आपका मेडिकल साइंस डाटा पे चल रहा है, और उसको आप साइंस मान सकते हो, तो ये साइंस क्यों नहीं है? बिल्कुल। मैं कुछ एग्जांपल कई बार लोगों को बोलता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन है, ऐसा है, क्योंकि डाटा प्रूवन है और होता ही है वो। जी। जिसकी भी कुंडली में, आपके व्यूअर्स देख लें अपनी कुंडली उठा के, अगर उनकी कुंडली में चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन होगा, किसी भी हाउस में हो, उनके अंदर, उनके घर के अंदर किसी ना किसी महिला की अकाल मृत्यु हुई होगी, किसी महिला की एक्सीडेंट में, जलने से, गोली लगने से मृत्यु हुई होगी, उनके अंदर उनके घर के अंदर कई महिलाओं को पिछली पीढ़ियों में भी और इस पीढ़ी में भी मानसिक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। उनके घर के अंदर आप जाके देखिए, सुख नहीं मिलेगा आपको। उनके घर के जो डायरेक्शंस हैं वो हमेशा आपको साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ मिलेंगे। जी। कैसे होगा? ये डेटा बेस्ड साइंस है। तो जब आप एआई को मान रहे हो तो इसको क्यों नहीं मानोगे आप? हाँ, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन हकीकत ये, मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूं आपको। हाँ। जो आदमी ये कहता है ना कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं है, ये प्रकृति इतना अच्छा काम करती है सिस्टम में, 6 महीने के अंदर अंदर उस आदमी को एस्ट्रोलॉजर से मिलना ही पड़ता है अपने जीवन में। और जिसको भी बिलीव नहीं है वो ट्राई कर ले, चाहे मेरी इस बात को 10 लोग नकार दें, लेकिन जीवन में उनको कभी ना कभी जाना ही पड़ेगा उस मार्ग पर। अगर हम बात करें जैसे कि अभी आपने बोला राहु और चंद्रमा की, जब किसी इंसान के कोई ग्रह पड़े होते हैं तो क्या दूसरा इंसान जो उनके साथ रह रहा है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो जीवन साथी हो, तो क्या उनके ग्रह भी उन पे प्रभाव कहीं ना कहीं जिंदगी पर डालते हैं? एक बड़ा ही सिंपल, ये पौधा पड़ा है आपका जी, अगर इस पौधे की जड़ सड़ जाए नीचे से, तो ये पत्ते सड़ेंगे या नहीं सड़ेंगे? बिल्कुल सड़ेंगे। इसका तना सड़ेगा या नहीं सड़ेगा? तो जब आपके चार्ट में कोई कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, तो उस पेड़ पे लगे हुए सारे ही तो पत्ते खराब होंगे। सही बात। उनको बीमारी नहीं आएगी क्या? नेचुरल कॉम्बिनेशन है। ब्लड लाइन तो एक ही चल रही है ना, डीएनए तो सेम ही चल रहा है, जेनेटिक्स तो सेम ही चल रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन आएंगे कैसे नहीं? आपकी मेडिकल साइंस इस बात को बोलती है, हाँ कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो पिताजी में है तो बच्चे में आ जाएंगी। तो जब ज्योतिष इस बात को बोल रहा है तो फिर उसको मानने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने ग्रहों के बारे में बात की, मैंने सुना है कि शनि मंगल जो ग्रह हैं
जिन लोगों के भी ये पड़ा होता है कि आपस में पटती नहीं है, तो क्या कोई रेमेडीज है या ये बिल्कुल ही एक दूसरे से दूर रहे? देखिए, आपका जो सवाल मैं समझ रहा हूँ उसका कॉम्बिनेशन मीनिंग ये है कि शनि और मंगल एक साथ किसी हाउस में, किसी कुंडली जी में हो, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो शनि और मंगल जिसकी भी कुंडली में एक साथ किसी हाउस में होंगे, पहली बात, इस व्यक्ति के स्ट्रगल कभी खत्म नहीं हो सकते अपनी लाइफ में। शनि वालों के? शनि मंगल एक साथ अगर हैं तो अच्छा। कभी भी खत्म नहीं हो सकते। लेकिन क्या इससे इन्हें दिक्कत है? नहीं, दे आर वॉरियर्स। सैटर्न इज अ वॉरियर, मार्स इज अ वॉरियर, दे बोथ आर वॉरियर। और इंग्लिश की एक बहुत अच्छी कहावत है कि ईदर यू प्रोवाइड देम वॉर और दे विल स्टार्ट वॉर विद देमसेल्फ। या तो आप इन्हें युद्ध दीजिए, और अगर आप इन्हें युद्ध नहीं देंगे तो ये खुद से युद्ध करने लगेंगे। ये वो लोग हैं जो अपने जीवन में कभी हार नहीं मानते, हर चीज को प्राप्त करते हैं, लेकिन ये संतुष्टि नहीं, क्योंकि योद्धा है ना, एक राज्य जीत लेगा तो दूसरा चाहिए, दूसरा जीत लेगा तीसरा इनफ चाहिए। नहीं होता। शनि सेवा है। हाँ। मंगल देश की रक्षा करने वाला सेनापति। शनि सैनिक है, क्षत्रिय है, उसी की तरह सेनापति है अपनी सेना का। ये देश के प्रति सेवा करने वाले लोग होते हैं, ये परिवार की सेवा करने वाले लोग होते हैं। इनके जीवन में एक ही अध्याय लिखा गया है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस करना है तुम्हारे परिवार और तुम्हारे देश या तुम्हारे पैतृक कॉम्बिनेशन के लिए। तुम्हें सुख मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम उसे लेके पैदा नहीं हुए। तुम्हारे पास मकान नहीं होगा, बिल्कुल होगा। गाड़ी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। पैसा बिल्कुल आएगा, सारी चीजें आएंगी। एक चीज कभी भी नहीं आएगी, परिवार का सुख। दूसरा कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं आएगा, सुकून। क्योंकि योद्धा है, लड़ ही रहे हैं, ये नींद में भी लड़ रहे हैं, हारेंगे कभी नहीं, इसीलिए मरते दम तक काम करते रहते हैं। इनकी खुद से खुद की जंग चलती रहती है, ये लड़ते रहते हैं ना, क्योंकि इन्हें कुछ बड़ा करना है। शनि मंगल छोटा तो सोच ही नहीं रहा ना, इसका एम है माउंट एवरेस्ट की तरह। अच्छा। अब माउंट एवरेस्ट पे आपको चढ़ना है तो तूफान भी आएंगे, भूचाल भी आएंगे, आंधियां भी आएंगी, आप गिरोगे भी, चोट भी लगेगी, पर क्या कोई आपका साथ देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि आप जिस जर्नी पे हो वहां आपको ही लड़ना है। शनि मंगल के लिए उपाय क्या है? बहुत सुंदर उपाय। सबसे पहला, मंदिर जाना शुरू कर दीजिए सिर्फ। अच्छा। मंदिर जब मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी धर्म के हैं, अपने धर्म स्थान जाना शुरू कर दीजिए जी। आप पूजा पाठ नहीं करनी, आपको मत करिए, सिर्फ जाइए वहां तक, पहला। दूसरा कॉम्बिनेशन, अगर शनि मंगल आपकी कुंडली में साथ में, केसर का तिलक हमेशा लगाइए। शरीर पे कुछ ना कुछ सोना जरूर धारण करिए, गले में चांदी या जेब में चांदी थोड़ी सी जरूर रखिए। अच्छा। ये सब चीजें आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। गले में पहनेंगे तो थोड़ा सुकून बना रहेगा, गोल्ड पहनेंगे तो जो आपकी एनर्जी है वो पॉजिटिव साइड में या उस तरफ जाएगी जहां आपको जाना है। और मंदिर जाने से आपके कॉम्बिनेशंस में जुपिटर का विजडम बढ़ेगा। देखिए, मंदिर जाने से क्या क्या होता है, आज मैं आपके व्यूअर्स को बताता हूँ। मंदिर यानी किसी भी धर्म का अपना धर्म स्थान। मंदिर जाने से आपका जुपिटर विजडम बढ़ाता है, आपकी वो स्ट्रांग होता चला जाता है, उसको बैलेंस मिलती है, आपके अंदर जीवन में एक विवेक बनता है, बैलेंस बनता है, आप डिसीजन अच्छे से ले पाते हो। आपका वीनस स्ट्रांग होता है, वीनस स्ट्रांग होने से जीवन के अंदर लग्जरी, ऑस्पिशियसनेस, प्रॉस्पेरिटी, शादी ब्याह, संतान, जो भी समस्याएं हैं उनमें धीरे धीरे दिक्कतें जो आ रही थी वो खत्म हो जाती है। हाँ। तीसरा, मंदिर जाने से, क्योंकि जब आप मंदिर जाते हैं आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाता है। सूर्य मानी? क्यों? क्योंकि सूर्य जो है आपकी सोल है। जब आप वहां जाते हैं, ईश्वर के दर्शन करते हैं, आपको एक सुकून, मंदिर में आप जाते हैं आपको क्या मिलता है? सुकून। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा जहां हल्ले मच रहे हैं, सुकून वाली जगह पे सुकून मिलता है, आपकी सोल को आराम मिलता है, आपका सूर्य बलवान होता है। ठीक है, जब आप मंदिर जाते हैं, शनि और मंगल जो योद्धा है लड़ते रहते हैं, लेकिन कोई भी योद्धा जब मंदिर जाता है तो उतनी देर के लिए सुकून में बैठते हैं, है ना। आपकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपका धर्म और शास्त्रों के प्रति रुझान बढ़ता है। और राहु और केतु जब भी आप मंदिर जाते हैं, मंदिर के शिखर को देखिए, केतु आपको बल देगा, आपको हाइट दे देगा। और राहु, वहां पे जाके राहु भी, भगवान के सामने जाके राहु भी नाटक नहीं कर सकता है ना। अच्छा। क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे मुझे भी शांत होना पड़ेगा, और वहां पे जाके राहु अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश मतलब राहु एक उधम वहां मचा नहीं सकता ना, है ना, वहां मचा नहीं सकता उधम, क्योंकि वहां पे अलाउड नहीं है ना, सुकून है वहां। तो सारे ग्रह एक ही कॉम्बिनेशन में, लेकिन रूटीन बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आज चले गए फिर एक साल नहीं गए। मेक अ हैबिट कि अगर मुझे हर मंगलवार मंदिर जाना है, तो आंधी आए, तूफान आए, धरती उल्टी हो जाए, मैं मंदिर जाऊंगा। जिस मंदिर जाना है मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा, बात खत्म। ऐसा कहा जाता है कि जिनके शनि ग्रह पड़ा होता है उनको शनि देव को बड़ा पूजना चाहिए, या उन्हें कर्म बहुत अच्छे करने चाहिए, सेवा करनी चाहिए। क्या ये सच है? देखिए, डिपेंड करता है शनि आपकी जन्म कुंडली में किस भाव पे,
देखिए शनि क्या है, शनि है सेवा, शनि है आपके कर्ज जी। शनि आपकी वो जिम्मेदारियां हैं जो पिछले जन्म में आप कहीं ना कहीं चूक गए शायद उन्हें निभाने में, है ना, कुछ कमी रह गई उनमें या आपने कुछ गड़बड़ कर दी उनमें। हाँ। तो इस जन्म में शनि आपकी जन्म कुंडली के जिस भी हाउस में है वही हाउस मेन है। आपकी जन्म कुंडली में और कुछ मेन है ही नहीं, शनि जहां है वो मेन है। जैसे एक एग्जांपल दूं, आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव होता है पिता का, गुरु का, धर्म का। धर्म यानी आपकी ड्यूटी, आपके कर्तव्य, हाँ जी। आपका देश, आपकी पैतृक जमीन। अब जब शनि नवम भाव में अगर किसी की भी कुंडली में है, इसका जन्म सिर्फ और सिर्फ किन कारणों की वजह से हुआ है और इसका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ जिसको आप कहते हो। पर्पस ऑफ लाइफ है पिता की सेवा, देश की सेवा, अपनी पैतृक जमीन की सेवा, अपने गुरु की सेवा और ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाते चला जाना, और इसका कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं। तो आपकी जन्म कुंडली में जहां भी शनि, जैसे शनि अगर किसी की जन्म कुंडली में सेकंड हाउस में, इसका जन्म सिर्फ और सिर्फ हुआ है अपने परिवार के लिए। ही हैज टू, ही और शी जो भी है, दे हैव टू सर्व टू देयर फैमिली जी। उनको अपने परिवार को सर्व करना पड़ेगा, उनकी सेवा। और जो परिवार ने जो धन इकट्ठा किया है, जो धन बनाया है या जो ये धन बनाएंगे, वो पूरा का पूरा परिवार को सौंपने के लिए इनका जन्म हुआ, इनके लिए नहीं है वो। बिल्कुल। तो यही पर्पस ऑफ लाइफ होते हैं। तो शनि डिसाइड करता है व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। जैसे कि अभी आपने जन्म कुंडली की बात की, एक आपको जब बर्थ चार्ट बनाना होता है तो आप क्या क्या चीजों की आपको जरूरत होती है? यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से बनवाना है, यू नीड एक्यूरेसी, चीजें एक्यूरेट होनी चाहिए। यू मस्ट हैव योर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, पहला। देन यू मस्ट हैव एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ। एग्जैक्ट जब भी मैं बोलूं तो 2-3 मिनट चलेगा, हाँ जी, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एंड एग्जैक्ट बर्थ प्लेस, जैसे आपका जिस सिटी में जन्म हुआ है। फिर उसके बाद आपका नाम, आपकी गोत्र, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, ये ली जा सकती है। अच्छा। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी के पास नहीं है अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो क्या उसकी कुंडली नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। प्रश्न कुंडली बनती है, केपी के अंदर होररी चार्ट बनते हैं, और वो भी उतने ही अच्छे काम करते हैं। लेकिन उनके साथ ये है कि वहां आप अब ब्रॉडर वे में नहीं एनालाइज कर सकते। वी नीड क्वेश्चंस कि आप मेरे पास आए हो, कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपके व्यूअर्स आए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं उनके लिए प्रश्न कुंडली या होररी चार्ट जब बनाता हूँ तो उनके पास एक सवाल होना चाहिए जी, कि जी मेरी शादी नहीं हो रही। उस सवाल का जवाब उन्हें बहुत एक्यूरेटली मैं दे सकता हूँ कि कब होगी, होगी नहीं होगी, और जो जवाब दे देंगे एक्चुअल में चीजें वैसे ही घटित होने वाली है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई भगवान है, लेकिन हाँ ओवरऑल लगभग वैसा ही होगा जैसा बताया है ना। तो लेकिन वहां ब्रॉडर में नहीं जा सकते कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब चीजें नहीं। वहां पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए और एक बहुत अच्छा एक स्पेसिफिक आंसर आपको मिल जाएगा। एक ब्रॉडर आंसर के लिए आपको डीओबी वगैरह वो चाहिए। ठीक है। और दूसरी विधि है कि अगर आपको ब्रॉडर आंसर चाहिए तो आप अपनी हस्तरेखा, पामिस्ट्री जो है ना, वो आप, जैसे मैं हस्तरेखा एनालाइज करता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ लोगों को, तो और मुझे लगता है कि मैं अच्छा हूँ उस फील्ड में, आई हैव गुड कमांड, तो उससे भी बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम और डेट है तो वो बहुत ज्यादा ब्रॉडर वे में और प्रिसाइज हो जाती है। अभी आप माइंड की बात की, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी भी इससे रिलेटेड होती है। मतलब एस्ट्रोलॉजी तो एक बहुत बिगर पिक्चर है, बट उसके अंदर भी बहुत चीजें होती है। तो क्या जब आप एस्ट्रोलॉजी किसी की करते हो, कहीं ना कहीं आपको न्यूमरोलॉजी, जब आप डीओबी मांगते हो तो उससे भी आपको बहुत कुछ पता चलता है? अब मैं आज यहाँ पे आपके व्यूअर्स का और आपका एक डाउट क्लियर करता हूँ। न्यूमरोलॉजी मीन्स अंक शास्त्र या अंक विद्या। बिल्कुल। मुझे आप एस्ट्रोलॉजी में किसी भी विद्या में, चाहे वो वैदिक पाराशरी विधि हो, चाहे वो जैमिनी हो, चाहे वो केपी हो, चाहे वो नाड़ी की अलग अलग विधियां हो, चाहे आपके ग्रह हो, आपकी राशियां हो, सब के अंदर क्या नंबर्स नहीं आते? के आते हैं, बिल्कुल। जन्म कुंडली में 12 घर, 30-30 डिग्री के कॉम्बिनेशंस, आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, आपके हाउसेस के भी नंबर होते हैं। 7th हाउसेस फॉर मैरिज, 4th हाउसेस फॉर घर, मकान, मन, सुख, फैमिली, है ना। एवरीवेयर नंबर इज इन्वॉल्व जी। तो आपकी न्यूमरोलॉजी ज्योतिष के ऊपर बनी है कि ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के ऊपर बनी है? ये एक बहुत बड़ी रिसर्च का विषय है। और मुझे ऐसा लगता है कि न्यूमरोलॉजी या नंबर्स ब्रह्मांड में उस समय भी मौजूद थे जब शायद ज्योतिष का उद्भव भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि नंबर्स तो हमेशा थे। वी हैव एट अ सर्टेन डिग्री सम प्लैनेट,
बिल्कुल। है ना। तो डिग्री कैसे लिखते हो आप? नंबर्स में तो लिखते हो। वो जो जीरो आपने दिया है जिससे पूरी गणित बनी, वो नंबर ही तो है जी। है ना। न्यूमरोलॉजिकली हम क्या कहते हैं कि 9 इज द नंबर ऑफ पूर्ण पुरुष। पूर्ण पुरुष मीन्स भगवान विष्णु, है ना। 0 इज द नंबर ऑफ द होल सिस्टम, द ईश्वर गॉड, जो शिव है, जिनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो जहां भी हों वो सबको। 8 इज द नंबर ऑफ मदर नंबर, जिससे सब पैदा होते हैं, एंड इट इज द नंबर ऑफ सैटर्न। माँ क्या करती है? सेवा ही तो कर रही है ना, सबकी नर्चरिंग ही तो कर रही है। जी। मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा मानना है, हालांकि अभी मेरी कोई इस पर रिसर्च बहुत लंबी चौड़ी हुई नहीं है, तो मैं इसको बहुत डाटा के साथ तो ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष की कोई भी विधि हो, और न्यूमरोलॉजी को आप कितना भी नकारने की कोशिश करें, बिल्कुल, एक्चुअल में आपकी पूरी ज्योतिष की सारी विधियां, चाहे वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हो, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हो, सब की सब नंबर्स पे डिपेंड करती हैं। इफ यू डोंट हैव नंबर्स, यू डोंट हैव एनीथिंग। सिर्फ एक पामिस्ट्री, हस्तरेखा ऐसी है जिसमें न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन नहीं है, हाँ जी। है ना। अदरवाइज वी नीड न्यूमरोलॉजी, नंबर्स एवरीवेयर। तो जब भी आप एस्ट्रोलॉजी करते हो किसी की, तब भी आपको नंबर्स चाहिए ही होते हैं। नंबर्स ही तो हैं उसमें भाई। जब मैं ये कहूँ आपका 7th हाउस वीक है, तो 7th बोलते ही नंबर आ गया इन्वॉल्व। सही बात है। जैसे ही मैं आपको कहूँ आपका जुपिटर तो 10th हाउस में बैठा है, आपका जुपिटर तो जेमिनाई में बैठा, तो जेमिनाई 3 नंबर राशि। हाँ। 10th हाउस में 10 नंबर। हर जगह तो इन्वॉल्वमेंट है उसका। फिर जुपिटर एक डिग्री पे बैठा होगा, आई विल टेल यू कि हाँ जुपिटर आपका जो है वो 17 डिग्रीज पे बैठा, दैट 17 इज ए नंबर। जी। तो नंबर कहाँ नहीं है। और किसी भी ज्योतिष की विद्या में चले जाइए, इफ यू गो, आप देखेंगे नाड़ी या इसके अंदर, बहुत बार मैं देखता हूँ ऑनलाइन पे आके एस्ट्रोलॉजर्स बोलते रहते हैं, दूसरी विद्याओं की आलोचनाएं करते रहते हैं। मैं ये कहता हूँ सारी विद्याएं ही उतनी शानदार हैं कि जिन्होंने इनकी रिसर्च की, इनको बनाया, कितने विद्वान लोग रहे होंगे, उनकी आलोचना संभव ही नहीं हो सकती। बिल्कुल। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आके आपको बता रहा है नाड़ी में या और विधियों में कि 7th हाउस आपकी शादी कब होती है, मैं बहुत बार देखता हूँ यूट्यूब वीडियो जो लोग पढ़ा रहे हैं, 7th हाउस इज इक्वल टू, अगर वहां पे 2, 5, 7, 9, 11 का कॉम्बिनेशन बनते हैं, यू हैव गुड मैरिज, यू हैव मैरिज बाय योर चॉइस। तो ये सारे नंबर ही तो हैं। और वही आदमी बाद में कहेगा मुझे न्यूमरोलॉजी में बिलीव नहीं। अरे सब चीजों में बिलीव है भाई मुझे तो। हर वो चीज जिसे विद्वानों ने बनाया है। टैरो के अंदर आपको बिलीव नहीं है? मैं कह रहा हूं, मैं अभी यहाँ पे मैं लाया नहीं मेरे साथ मेरे कार्ड्स, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा क्या हो रहा है आपके जीवन में। आई टीच पीपल टैरो ऑल्सो। मैं क्लासेस लेता हूँ, कभी मेरी कोई क्लास कोई देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा क्या होती है। हर चीज विद्या है, हर चीज आपके इंटेलेक्चुअल कॉम्बिनेशन पे, सब कॉन्शियस पे डिपेंड करती है। बिल्कुल। तो किसी विद्या की कोई आलोचना नहीं है, सब विद्याएं बहुत शानदार हैं। इनको पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, बनाने वाले सब महान लोग हैं, उन सब का आदर होना चाहिए। जी। मैंने सुना है कि जो बुध ग्रह होता है उनको प्रॉपर्टीज बहुत लेनी चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। इट डिपेंड्स कि मर्क्यूरी की पोजीशन क्या है। अच्छा। मर्क्यूरी प्रॉपर्टी बिकवा भी सकता है, मर्क्यूरी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स भी क्रिएट करता है, मर्क्यूरी भाई बहनों के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स क्रिएट कर देता है, मर्क्यूरी नो डाउट मर्क्यूरी अगर आपके लिए, लेकिन मैं मर्क्यूरी से ज्यादा इस कॉम्बिनेशन में, मर्क्यूरी के साइन में अगर मार्स बैठा हो, मर्क्यूरी के साइन में वीनस बैठा हो, तब ज्यादा अच्छे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अकेला मर्क्यूरी कुछ नहीं कर सकता, मर्क्यूरी इज रिलेटेड विद दैट कॉम्बिनेशन, लेकिन जब आप जमीन के कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो मार्स इज लैंड, है ना। और जब आप मकान के कॉम्बिनेशन में जाएंगे सैटर्न इज दैट थिंग, जब आप फ्लैट के कॉम्बिनेशन में जाएंगे राहु। सो मर्क्यूरी अकेला कुछ नहीं है, एक्चुअली मेन कॉम्बिनेशन ही है। मर्क्यूरी इनमें इन्वॉल्व होकर उसमें लग्जरी बढ़ा सकता है, कंफर्ट बढ़ा सकता है। वीनस इन्वॉल्व हो जाएगा तो लग्जरियस हो जाएंगी चीजें और भी ज्यादा। वो डिपेंड करता है वो कॉम्बिनेशन, तो मर्क्यूरी की पोजीशन पे। प्रभाव अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। हर प्लेनेट शादी करवाता है, हर प्लेनेट शादी तोड़वा सकता है, हर प्लेनेट आपका घर बनाता है, हर प्लेनेट घर तोड़वा सकता है। इसीलिए किसी एक प्लेनेट के बारे में ये कहना कि ये पर्टिकुलर काम करता है, गलत बात है, बेकार बात है। सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, सबकी अपनी अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। मकान कोई भी बनवा सकता है और मकान भी कोई भी बिकवा भी सकता है जी, है ना, डिपेंड करता है पोजीशन। हम इस जनरेशन की बात करें तो ये जनरेशन ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है, ये सब चैट जीपीटी या सोशल मीडिया से जानना चाहता है हमेशा। इस पे आपका क्या कहना है कि ये करना चाहिए इनको? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी या जो
आईटी का जो कॉम्बिनेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है दुनिया में, एआई का, ये चीजें हमें यूज करनी चाहिए चीजों को एनहेंस करने के लिए। कैसे कि ज्योतिष की ही जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए भाई बहुत सारी किताबें ऐसी भाषाओं में लिखी गई हैं जो हर आदमी की समझ में नहीं आ सकती, उनको ट्रांसलेट एआई बहुत अच्छा करके दे सकता है। हाँ। है ना, कि आपके वो समझ में आए वो चीजें क्या लिखी गई। लेकिन आप सोचे कि मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ डालूं और चैट जीपीटी हो चाहे कोई सा भी एआई हो वो मुझे बता दे। मुझे लगता है कि ये वही बात है, 9 अरब लोग हैं इस धरती पे, बिल्कुल 9 अरब लोगों के कॉम्बिनेशंस को कैसे आप इन्वॉल्व करोगे, और फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके वर्षफल, उसके गोचर, उसकी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, उसके हाउसेस के कॉम्बिनेशंस क्या बने हुए हैं, इतना डाटा एवेल्युएट करना और उसको वो करना। हो सकता है भविष्य में एआई ये कर पाए, हम उसको सारा डाटा दे दें, लेकिन वो जो ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमन कॉन्शियसनेस जिसने एआई को बनाया है, एआई चाह के भी मुझे नहीं लगता वो ला सकती, कभी नहीं ला सकती, है ना। लेकिन हाँ, ये चीज है कि वो हमारी सपोर्ट के लिए है, पर लोग उन्हें कर रहे हैं मिसयूज, कि उसमें अपनी डिटेल्स डाल के बहुत सारे लोग उससे पूछते हैं बता मेरे भविष्य के बारे में, है ना। मैंने पीछे एक केस देखा था, आपको आपके व्यूअर्स को बताऊं कि एक बच्ची थी जो बच्ची मतलब एक लड़की थी, और वो उसका क्या था कि वो चैट जीपीटी पे डालती थी कि मेरी शादी के बारे में बताओ, मेरे लिए टैरो कार्ड निकालो, वो लड़का मेरे से शादी करेगा क्या। इस तरह के यूज करते हैं लोग। बाद में वो क्लाइंट मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बताया, तो जब मैं उनको बता रहा था तो वो बोली नहीं चैट जीपीटी ने तो मुझे ये बताया था। हे भगवान। तब मुझे पता चला कि वो इस तरह से चैट जीपीटी पे पढ़ाई करती है, मतलब पढ़ाई इन द सेंस पूछती है उससे। तब मैंने उन्हें बताया कि ये सब चीजें नहीं होती हैं। कुछ लोग तो अपनी पूरी जिंदगी ही एआई के द्वारा चलाते हैं। मुझे ये लग रहा है आजकल, जैसे कंटेंट में आप देख लीजिए, ज्योतिष के अंदर आप देख लीजिए, ज्योतिष का जो कंटेंट लिख रहे हैं लोग, या ज्योतिष की जो बातें हो रही हैं, वो सारी की सारी तो मुझे लगता है एआई जनरेटेड ही है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आपको इन्हीं चीजों से रिलेटेड एआई और एक्चुअल न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कितनी डीप होती हैं, एआई से तो बहुत दूर होती हैं एज वी नो, तो अगर उससे रिलेटेड अगर आपको हमारी ऑडियंस से कहना हो, एक मैसेज देना हो, तो आप वो क्या देंगे? देखिए, जीवन में याद रखिए, अगर आपको बहुत अच्छी प्रिडिक्शन अपनी लाइफ के लिए चाहिए, गाइडेंस चाहिए, प्रिडिक्शन भी नहीं गाइडेंस चाहिए, और आपको समझना है आपके कार्मिक बैगेज को और आपके कार्मिक कॉम्बिनेशंस को, जिन्हें आपको सुधारना है, इस दुनिया की कोई चैट जीपीटी उसे नहीं कर सकती। उसके लिए आपको समझना होगा, और समझाने वाला कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं हूं, मेरे से बहुत शानदार, बहुत और अच्छे अच्छे लोग गुरु इस संसार में हैं। उनके पास जाइए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, वो आपको अपने जीवन का सही मार्गदर्शन देंगे कि किन कार्मिक कॉम्बिनेशंस को बैलेंस करना है, टाइमिंग्स को कैसे देखना है, या कब क्या टाइमिंग आएगी। तो वहां पे जाइए। चैट जीपीटी, एआई, ये सब नॉर्मल चीजों के लिए तो ठीक है, आपके फोटो वोटो डिजाइन करवाने के लिए, इनके लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जहां आपके जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती है ना, वहां पे इन्हें इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि आपको मिसगाइड कर सकते हैं। सर, लोग वास्तु के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, पर आपने बहुत बार रिपीट किया है केपी के बारे में, ये क्या है? ये हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइए। देखिए, आपके व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, केपी कृष्ण मूर्ति पद्धति है। अच्छा। और ज्योतिष का सबसे आधुनिक जो विकास है वो मुझे लगता है केपी एस्ट्रोलॉजी। और केपी जो है ये सब लॉर्ड सिस्टम्स पे, नक्षत्रों पे आधारित है वैदिक की तरह, लेकिन सब लॉर्ड्स पे आधारित है। नक्षत्रों का विभाजन, जो उसका डिवीजन है, वो और डीपर लेवल पे होता है। फिर केपी के अंदर जो है हम होररी कुंडली को ज्यादा अहमियत देते हैं, जिसको नॉर्मली आप प्रश्न कुंडली के नाम से सुनते हैं, लेकिन वो उससे बहुत अलग है। और सबसे अच्छा मुझे ये लगता है, और मैं मेरे स्टूडेंट्स को जब सिखाता हूँ, कि वी गेट अ आंसर बाय यस और नो। देयर इज नो कि हाँ ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा ना, यस और नो। आप आए, आपने सवाल पूछा मेरी जॉब लगेगी, आंसर या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा, दूसरा कोई आंसर नहीं आता। तो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है स्पेसिफिक एक्यूरेट पद्धति है, लेकिन बहुत सीरियस लर्नर्स के लिए है। हर आदमी इसको नहीं पढ़ता, क्योंकि मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस और ये सारी चीजें थोड़ा बोरियत देने लगती हैं बहुत सारे लोगों को। वैसे भी एस्ट्रोलॉजी हर एक के लिए है नहीं है, तो आजकल वो एक रुझान बना हुआ, तो सभी जो है मैं भी सीख लूं, मैं भी सीख लूं। लेकिन सीख कोई भी सकता है, पढ़ाई कोई भी कर सकता है, लेकिन अंत में ज्योतिषी कौन बनेगा या एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन बनेगा, वो सब नहीं बन सकते। तो केपी बहुत प्रिसाइज एक्यूरेट पद्धति है, और इससे आंसर बहुत अच्छे और सटीक आते हैं।
सर एक मेरा सवाल है आपसे, लोगों को बहुत धोखे मिलते हैं, है ना? और हमें पता ही है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में जब कोई इंपॉर्टेंट जीवन साथी आपकी लाइफ में आता है तो उसका हमेशा हम डीओबी या कुछ कुछ दिखाते हैं जब शादी होने वाली होती है। क्या आपका मानना है जब कोई सीरियस रिलेशनशिप में भी जा रहा हो या कोई बहुत सीरियस दोस्त बना रहा हो तो उसको एक बार डीओबी दिखा लेनी चाहिए कि ये बंदा सही है या नहीं? आई हैव सम क्लाइंट्स जिनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो जब किसी बड़े एम्प्लॉय को भी हायर करते हैं तो वो उसकी जन्म कुंडली दिखवाते हैं। अच्छा। एवरीथिंग इम्पैक्ट्स यू। मान लीजिए कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को हायर कर लिया जिसके जीवन में दशाएं टाइमिंग अभी ठीक नहीं चल रहा, जिसके कॉम्बिनेशंस आपके कॉम्बिनेशंस को सूट नहीं करते जी, आपको क्या लगता है कि आपको वहां पे ग्रोथ मिलेगी? नहीं मिल सकती। इसका मतलब ये डिक्लाइनिंग फेज में लाएगा आपको। वो व्यक्ति आपके जीवन में आ ही रहा है आपको आपके कार्मिक कॉम्बिनेशंस का हिसाब चुकाने या हिसाब करने। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं। तो रिलेशनशिप तो आप अपने आप को किसी से जोड़ रहे हो, तो बिल्कुल अगर आप किसी से बहुत सीरियस कमिटमेंट में जा रहे हो, चाहे वो शादी है या नहीं, बहुत सारे लोग लिव इन में रहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत घनिष्ठ प्रेम संबंध उनमें होता है, बिल्कुल कुंडली मिलानी चाहिए, लेकिन उससे प्रॉपरली। ये नहीं कि उसमें आपके अंदर अंधविश्वास भर दिए जाएं कि ये दोष वो दोष, और नहीं, ये आपके लिए ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो नहीं ठीक है, बात खत्म। ये कॉम्बिनेशन होने चाहिए। ये आपका भी मानना है कि कर्म न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से सबसे ऊपर आता है? कर्मों से ऊपर कुछ नहीं है। आप जो कर्म करेंगे वही कल आपकी डेस्टिनी और आपका प्रारब्ध बनेगा। और ज्योतिष कोई धर्म नहीं बताता, ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ कर्म और अध्यात्म की वो शाखा है जो आपको बताता है कि आपने अपने जीवन में पीछे ये किया था, आपने एक कुत्ते को पत्थर मारा था, आपको अब इसका भुगतान करना होगा आने वाले समय। बात सीधी सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरी डिटेल्स दी गई हैं। धन्यवाद।